आप अपनी टेक्स्ट बुक पे फोकस करो। अगर आप पंजाब के हो तो पीटी पे फोकस करो। एफएससी और एमडी कैट के लिए सेम बुक होती है, लेकिन उनको पढ़ने का तरीका, उनको पढ़ने का स्टाइल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। आपने जब भी अपने मेंटोर से या अपने गाइड से पूछा होगा एमडी कैट बायोलॉजी की प्रिपरेशन के बारे में कि इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, तो उसने सिर्फ एक ही बात कही होगी कि आप अपनी टेक्स्ट बुक पे फोकस करो। अगर आप पंजाब के हो तो पीटी पे फोकस करो। तो ऐसी क्या बात होती है कि एक बुक जिसको हमने पहले ही 10 बार एफएससी में अच्छे तरीके से पढ़ लिया, उसका एक एक लफ्ज़ हमें याद हो गया, एक एक लाइन याद होगी, और फिर एमडी कैट में भी उसको पढ़ना है। एमडी कैट एक इतना कंपैरेटिव एग्जाम है, तो उसके लिए भी सेम बुक पढ़नी है जो हम पहले ही बहुत ज़्यादा याद कर चुके हैं। तो उसको किस तरीके से पढ़ना है, बात यह है कि एमडी कैट के लिए सेम बुक होती है, एफएससी और एमडी कैट के लिए सेम बुक होती है, लेकिन उनको पढ़ने का तरीका, उनको पढ़ने का स्टाइल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। एफएससी में उसको पढ़ने का तरीका और होता है, एमडी कैट में पढ़ने का तरीका और होता है। द क्वेश्चन इज कि हमने एमडी कैट के लिए भी बिल्कुल सेम बुक पढ़नी है, तो हम उसको किस तरीके से पढ़ें, एमडी कैट के हवाले से किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन सा बेस्ट तरीका होता है उसी बुक को पढ़ने के लिए फॉर एमडी कैट। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, आपने जब भी बायोलॉजी की बुक की कोई भी किसी भी लाइन की रीडिंग करनी है तो आपने इस तरीके से करनी है। हर एक लफ्ज़ पे फोकस करना है, आपने डीपली पढ़ना है, और आपने कोशिश करनी है कि जो भी आप लाइन पढ़ो उसका आपने एक एमसीक्यू लाजमी तौर पर बनाना है अपने माइंड में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ ये वाली लाइन, हर्पीज़ वायरस, आगे आगे ब्रैकेट में डीएनए वायरस, तो मैंने इसको अंडरलाइन करना है और मैंने इसको माइंड में रखना है कि ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है और ये वाला एमसीक्यू बन सकता है। दूसरे नंबर पर मैंने पॉइंट करना है बायोलॉजी की रीडिंग के लिए, वो मैंने जब पढ़ना है तो मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हर एक लाइन का एक एक वर्ड पे फोकस करना है, और जो मुझे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगेंगे सबसे पहले मैं उनको अंडरलाइन करूँगा, और जो पॉइंट्स मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं हाईलाइट करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं सारे पॉइंट्स को पहले हाईलाइट करता जाऊँगा कि वो सारी बुक को हाईलाइट कर दूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पहले अंडरलाइन करूँगा और जो बातें मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगी उनको मैं हाईलाइट करूँगा। ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3, जब भी आपने पढ़ना है तो आपने जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है वो आपने अपने पेज के जो खाली जगह है वहाँ पे आपने लिख लेनी है, जो उस टॉपिक से रिलेटेड होगी, ऊपर या नीचे जहाँ भी आपको जगह मिले आपने कोशिश करनी है कि वहाँ पे आपने लिख लेनी है। जैसे कि मैंने ये सारी लिखी हुई है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी मैं इस टॉपिक को पढ़ रहा हूँ तो मुझे कोई दूसरे नोट्स वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही मैं सोचूंगा कि इसके बारे में कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ पर लिखी हुई है। बस मैं इसको पढ़ता जाऊँगा और साथ में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है एमडी कैट से रिलेटेड वो भी मैं यहीं से पढ़ूँगा। नंबर 4, जब भी आपने पढ़ना है बायोलॉजी को तो आपने डायग्राम्स, ये आपने थ्योरी वगैरह तो पढ़नी होती है, लेकिन आपने डायग्राम्स और उनकी लेबलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। डायग्राम्स और उनके नीचे जो इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखी होती है अक्सर के नीचे ज़्यादा डिटेल लिखी हुई, जैसे कि ये वाला लिखा हुआ था, तो इनको भी मैंने अच्छे तरीके से पढ़ना है। और फिर आ जाएंगे लेबलिंग पे, तो लेबलिंग में आपने एक एक वर्ड पे आपने ऐसे समझना है कि मैं बुक रीडिंग ही कर रहा हूँ, तो आपने एक एक वर्ड पे एक एक लाइन पे फोकस करते जाना है। जैसे कि ये एमसीक्यू यहाँ से आया था एक दफ़ा कि अनकोटेड इन द साइटोप्लाज्म की ये वेरियन जो है वो कहाँ पे अनकोटेड होता है, तो ये इन्फॉर्मेशन और कहीं पे नहीं लिखी हुई, पीछे नहीं लिखी हुई, लेकिन यहाँ पे डायग्राम में और उनकी लेबलिंग में यही बात लिखी हुई है। तो आपने डायग्राम और उसके नीचे जो लेबलिंग वगैरह होती है उसको भी आपने पढ़ते जाना है। उसके बाद जो 5वें नंबर पे है जो आपने बुक रीडिंग में फोकस करना है, जिस पे आपने लाजमी तौर पे ध्यान देना है, वो आपने क्या करना है कि आपने रिलेट करके पढ़ते जाना है। आपने जो भी एक टॉपिक पढ़ना है आपने ये नहीं करना है कि बस इसी को अच्छे तरीके से रट्टा लगाया, इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ा। आपने ये देखना है कि ये यहाँ जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, यहाँ जो बात लिखी हुई है वो किसी और चैप्टर में भी लिखी हुई है लेकिन इन अ डिफरेंट वे। तो जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि चैप्टर नंबर 2 जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे लिखा होता है कि ये स्टार्च जो है वो डायरेक्टली हाइड्रोलाइज हो जाती है ग्लूकोज में, लेकिन जब हम चैप्टर नंबर 12 निकालते हैं डाइजेशन वाला, तो वहाँ पे डाइजेशन में लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होगा कि स्टार्च जो है वो डिकम्पोज होती है माल्टोज में। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला एंजाइम जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है माल्टोज की फॉर्म में। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होती है कि पीछे चैप्टर नंबर 2 में लिखा हुआ था कि स्टार्च जो है वो डिकम्पोज हो जाती है, हाइड्रोलाइज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, लेकिन यहाँ पे लिखा होता है कि ये माल्टोज की शक्ल में होती है, डाइजेस्ट होती है। तो इसका फ़ायदा क्या है, असल में माल्टोज जो है वो डायरेक्टली, अगर हम क्वेश्चन में बात आती है कि स्टार्च डायरेक्टली किस चीज़ में हाइड्रोलाइज होता है तो वो है माल्टोज। लेकिन जब हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 के हवाले से स्टार्च डिकम्पोज या हाइड्रोलाइज होके
अल्टीमेटली किस फॉर्म में डिकम्पोज होता है, तो वो है ग्लूकोज। तो इस तरीके से आपने रिलेट करना है कि यही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है लेकिन वहाँ पे भी लिखी है, लेकिन वहाँ पे उसका मतलब और बन रहा है, यहाँ पे इसका मतलब और बन रहा है। ऐसे नहीं करना कि आपने यही टॉपिक पढ़ना है बस इसी को पढ़ना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी लाजमी तौर पर आएंगे। मैंने जो सेकंड ईयर जब मैं रिपीट कर रहा था उस वक्त मैंने कैसे एमडी कैट सिलेबस फॉलो किया था। एमडी कैट सिलेबस में होता है कि ये टॉपिक है, फॉर एग्जांपल ये नहीं है और ये है तो ये नहीं है, एक उन्होंने चैप्टर लिखा होता है कि ये है और ये नहीं है। लेकिन जब आपने एमडी कैट की बुक रीडिंग कर रहे होते हो ना आप, तो आपने क्या करना है, आपने जहाँ से ये मेन ह्यूमन सिस्टम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और एंड तक जहाँ तक इसका इन्फॉर्मेशन है, इसका लिखा हुआ है, आपने कोई टॉपिक स्किप नहीं करना। इवन ये वाली इन्फॉर्मेशन भी आपने स्किप नहीं करनी। ये नहीं कहना इनमें से 2-4 डिजीज़ थी एमडी कैट सिलेबस में, लेकिन मैंने क्या किया कि सारी डिजीज़ को पढ़ा, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस लाजमी तौर पर आएंगे, चाहे आपको जितनी ज़्यादा छोटी दे दी जाए कि एमडी कैट जो आपको सिलेबस दिया गया है वहीं से आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन लाजमी तौर पर आएंगे और उनके लिए आपको प्रिपेयर करना है, आपने सारा चैप्टर प्रिपेयर करना है। ये जो प्लांट्स वाला जो दूसरे सिस्टम्स वाला होता है ये एमडी कैट में नहीं आता, लेकिन जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या ह्यूमन सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है या इसके डिटेल्स वो ही आती हैं सारी, तो आपने कोशिश करनी है कि इनको सारा पढ़ लेना है। और जब आपने रिवीजन करनी है, आपने रिवीजन अच्छी खासी करनी है बायोलॉजी के बुक रीडिंग के हवाले से। जब आपने रिवीजन करनी है तो फिर आपने ये नहीं समझना कि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ना है, इतनी ज़्यादा अटेंशन नहीं देनी। आपने क्या करना है कि इसको भी बिल्कुल सेम अटेंशन के साथ पढ़ना है, इसको भी बिल्कुल सेम अटेंशन के साथ पढ़ना है, ताकि एमडी कैट में कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी आ सकती है। तो आपने कोशिश करना है कि जब भी आप रिवीजन करो, चाहे आपकी जितनी चाहे रिवीजन हो गई हो, पहले 10 दफ़ा 12 दफ़ा जितनी दफ़ा हो गई हो, आपने कोशिश करना है कि इसको भी उतनी अटेंशन देनी है, इसको भी उतनी अटेंशन देनी है, ताकि कोई मसला ना बने। क्योंकि बायोलॉजी में होते सारे एमसीक्यूज बुक रीडिंग वाले होते हैं, बुक लाइन सारी उठाई होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि एक एमसीक्यू जो है वो एक लाइन बिल्कुल उठा के दे देते हैं, जैसे वो एवोल्यूशन वाला चैप्टर है सेकंड ईयर में, वहाँ पे लिखा होता है डार्विन बिलीव इन परसीव्ड यूनिटी ऑफ लाइफ। तो एक दफ़ा हमारी अकेडमी ये एमसीक्यू आ गया था कि डार्विन बिलीव्ड इन, आगे खाली जगह आ गई थी परसीव्ड यूनिटी की जगह, तो बच्चों को पता ही नहीं चला कि वो कैसे आया, कहाँ से एमसीक्यू आया। तो जिन्होंने अच्छी तरीके से बुक रीडिंग की हुई थी उन्होंने इजीली सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से अगर आप बायोलॉजी की प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको बायोलॉजी या एमडी कैट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख दीजिएगा, आई विल आंसर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।